डेट है 7 जून 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जानना ये किसका है और क्या होते हैं स्पेस स्टेशन। ये चाइना का है। चाइनीज 3 एस्ट्रोनॉमर अभी गए हैं यहाँ पे। ये कंप्लीट अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। इस साल के अंत तक चाइना इसको कंप्लीट कर देगा। कुछ इस तरह का होगा ये स्पेस स्टेशन। अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। इस तरह का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई कंट्रियों का मिलकर घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। यहाँ पे क्या करते हैं स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं एस्ट्रोनॉमर, वो यहाँ पे जाते हैं रिसर्च वगैरह करते हैं, आसमान में स्पेस में रिसर्च करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में। आज देखो थोड़ा नॉइज आएगा बीच में, कुछ साउंड चल रही है यहाँ पे, कुछ गीत वगैरह सॉन्ग चल रहे हैं, उसका आपको यहाँ पे म्यूजिक सुनाई दे सकता है। आप थोड़ा एडजस्ट करना। आज 1-2 दिन आ सकता है ये, यहाँ पे 1-2 दिन ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा लेकिन कम से कम आए। मैंने सारी विंडो खिड़की बंद कर रखी है, फिर भी आ ही रहा है, थोड़ा बहुत तो आपको आएगा ही। तो ये क्या होते हैं स्पेस स्टेशन हमने जान लिया। स्पेस स्टेशन स्पेस में आसमान में अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जनरली यही होते हैं 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। जो तियांगोंग है ये चाइना का है। चाइना ने अभी 3 साइंटिस्ट भेजे हैं, 3 साइंटिस्ट। और ये देखो कुछ इसका हिस्सा यहाँ पे चारों ओर घूम रहा है अर्थ के, यहाँ पे स्पेस में है, लेकिन अभी ये कंप्लीट बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो साइंटिस्ट जाते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं रॉकेट के जरिए, और यहाँ पे इसमें फिट हो जाता है, डॉक हो जाता है। डॉक का मतलब क्या होता है, DOCK। डॉक का मतलब ये आधा जैसे घूम रहा है यहाँ पे ये, और ये आधा हिस्सा यहाँ से गया रॉकेट में लॉन्च किया। अब ये जाके यहाँ पे ये फिट हो जाएगा इसके। अब फिट हो जाएगा, इसमें साइंटिस्ट होंगे तो यहाँ खुल जाएगा इसके अंदर जाके। अब फिर इसमें साइंटिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट बचे हैं वो लगा देंगे, तो डॉक हो जाएगा। और फिर वापस इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा के फिर वापस आ जाएंगे ये साइंटिस्ट। तो ये कहाँ से लॉन्च किया, एक तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गोबी डिजर्ट है, गोबी रेगिस्तान है भाई साहब, रेगिस्तान। ये रेगिस्तान बहुत फेमस है, आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है। और एक जगह है यहाँ पे ज्यू कुआन, ये लॉन्च सेंटर है चाइना का। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया है उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 के पेपर में भी, सॉरी 21 नहीं 22 का जो प्रीलिम्स हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछे हैं। ज्योग्राफिकल जो रीजन न्यूज में रहे थे उनके बारे में पूछा है। और इस बार तो हद ही कर दी यूपीएससी ने। पहले क्या होता था कि 1 सही है या 1-2 सही है या 1-3-4 सही है, ऐसे देता था। तो हम अगर मान लो 1 हमें पता है कि ये नहीं है, तो 1 को एलिमिनेट करके आंसर आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा दिया कि ओनली 1 मैच करेक्ट है या 2 मैच करेक्ट है, 3 करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। तो इस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये अटेम्प्ट करना। मोस्टली अगर आपको 1 के बारे में भी नहीं पता है तो क्वेश्चन छोड़ना ही है, रिस्क नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। और ये चाइना का है जो ये कंप्लीट होगा इस साल के एंड में। और 7 घंटे की फ्लाइट थी जो ये ट्वांगोंग में गए हैं अभी साइंटिस्ट। यहाँ पे कितने घंटे की फ्लाइट है नहीं है ये आपको याद नहीं रखना। ये ट्वांगोंग है जो, ट्यांगोंग का चाइनीज में मतलब है हेवनली पैलेस, स्वर्गीय महल। इस साल के अंत तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। इससे पहले रसिया ने भी ऐसा ही अटेम्प्ट किया था स्टेशन भेजने का, सोवियत मीर स्टेशन, जो 1980 से अंटिल 2001 तक ये अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहा था रसिया का ये स्पेस स्टेशन। चाइना ने स्पेस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले वो मार्स पे और मून पे भी भेज चुका है बहुत सारे ये सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए। ये एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ऐसा देखा गया इंडिया की 4 रिवर में से हर 3 रिवर बहुत ही गंदी हैं, उनमें टॉक्सिक मेटल पा गई, हैवी टॉक्सिक मेटल। कौन कौन सी मेटल, ये हैं धातु लीड, सीसा, आयरन, लोहा, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, इतने सारी मेटल पाई गई रिवर के पानी में, यानी कि पानी पीने के लिए स्वस्थ नहीं है। इस तरह की कंडीशन देखने को मिली रिवर में। ये इतना सारा जो कचरा है ये रिपोर्ट में देखा गया। एक तो बात ये याद रखना आपको, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये जारी करता है, इसको रिलीज करता है ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और ये एक एनवायरमेंटल एनजीओ है, पर्यावरण की ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर
सरकारी संस्था, ये जारी करती है इसको एनुअली, इस रिपोर्ट को। ये इसमें देखो फॉरेस्ट के लिए भी रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट के बारे में ये कहा, जो इंडिया का डेंसली फॉरेस्ट है, डेंसली फॉरेस्ट वो 0.5% बढ़ा है, पहले से 0.5% बढ़ा है। और इसने रिवर के बारे में भी, जो वाटर स्ट्रीम है या रिवर है, इनके बारे में भी रिपोर्ट दी कि क्या कंडीशन है उनकी। उसमें बताया कि 4 में से 3 रिवर की कंडीशन बहुत ख़राब है, यानी कि उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये लगभग 21 स्टेट्स में 239 और 88 स्टेशन, रिवर स्टेशन, जो नदी के किनारे रिवर स्टेशन बने होते हैं, उनमें ये वाटर क्वालिटी मेजर की। और बहुत ही वाटर क्वालिटी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक हाउस होल्ड की वजह से ये बहुत ही पुअर पाई गई। क्योंकि देखो इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, एग्रीकल्चर से जो फर्टिलाइज़र वगैरह निकल के जब बारिश होती है तो नदियों या नहर उनके किनारे जब रहते हैं खेत, तो उनमें बहा दिया जाता है, यानी कि अपने आप बह जाता है बारिश के पानी के साथ साथ। डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं, जो घरों से वेस्ट निकलता है वो भी निकल जाता है। बिना ट्रीटमेंट किए, वाटर को ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, साफ़ नहीं किया जाता, और वो नदियों में बहा दिया जाता है। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया कि 72% विदाउट ट्रीटमेंट वाटर डंप कर दिया जाता है रिवर में। उस पानी को साफ़ नहीं किया जाता, 72% पानी बिना साफ़ किए ही पानी वो रिवर के पानी में बहा दिया जाता है। और ये देखो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 10 स्टेट ऐसे हैं जो सीवेज को बिल्कुल ही ट्रीट नहीं करते। यानी कि हमारे इंडिया में 10 राज्य स्टेट ऐसे हैं वो पानी को साफ नहीं करते, और वो पानी नदियों में ऐसे ही बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, नदियों का पानी गंदा हो जाता है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी 1/3 एरिया, लगभग 6907 किलोमीटर का एरिया कोस्ट लाइन का, जैसे ये अपना हिंदुस्तान है, इसकी जो कोस्ट लाइन है, समुद्र के किनारे वाली हिस्सा, उसमें इरोजन देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा इरोजन बढ़ा है, लगभग 1990 से लेकर 2018 तक ये इरोजन और इंक्रीज हो गया है। इरोजन मतलब मृदा अपरदन, मिट्टी का यहाँ से कट के दूसरी जगह चले जाना, ये इरोजन हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? वेस्ट बंगाल में। 60% शोर लाइन है जो वेस्ट बंगाल की समुद्र के किनारे, वहाँ पे इरोजन देखने को मिला है। रीजन क्या है कोस्टल इरोजन के? रीजन सबसे ज़्यादा है, एक तो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, चक्रवात आते हैं, ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, उसकी वजह से इरोजन हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसकी वजह से भी इरोजन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, जैसे हार्बर मतलब ये समझ लो बंदरगाह होती है पोर्ट की तरह। बीच माइनिंग हो रही है, बीच पे, कोस्टल बीच पे माइनिंग की जाती है, सैंड माइनिंग होती है, रेता निकाला जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में यूज होता है जो, वो रेता निकाला जाता है, या डैम बना दिए जाते हैं, इनकी वजह से भी ये जो फ्रीक्वेंसी है इरोजन की वो इंक्रीज हुई है। अगर ग्लोबल एवरेज देखें, पूरे वर्ल्ड में एवरेज देखें, तो उसके एवरेज के हिसाब से जो ओशियन हेल्थ इंडेक्स है, एक ओशियन हेल्थ इंडेक्स क्या है, ये वर्ल्ड वाइड जितना भी ओशियन है उसके बारे में ये रिपोर्ट देती है, ओशियन हेल्थ इंडेक्स। और कौन निकालता है इसको याद रखना है, यूएस का एक सेंटर है, यूएस, यूएन नहीं है, यूएस, अमेरिका का एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर इकोलॉजिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये सेंटर है यूएस का, अमेरिका का। ओशियन के बारे में ये रिपोर्ट देता है कि कहाँ पे ओशियन खराब है, गंदा, कहाँ पे इरोजन हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। तो इसके हिसाब से ह्यूमन ओशियन रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, और 2012 से 2021 में जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि एक्सप्लोइटेशन कम हुआ है ग्लोबली एवरेज देखें तो, यानी कि लोगों ने ओशियन रिसोर्सेज का शोषण करना थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें इस इंडेक्स के हिसाब से, इंडिया में स्कोर इस इंडेक्स में डिक्लाइन हो गया है, कम हुआ है, यानी कि इंडिया में जो ओशन है उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ग्लोबल एवरेज है वो घटी है 2012 से 2021 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच ओपन टेनिस। फ्रेंच ओपन एक टूर्नामेंट है, जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होता है हर चार साल में, क्रिकेट के बारे में हर किसी को लगभग पता होता है। ये टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इस पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन 2021 में आपने देखा होगा टेनिस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछ लिया था, अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है टेनिस के लिए, अभी रिसेंटली न्यूज है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है?
ये हैं राफेल नडाल, स्पेन के हैं इसलिए इनको स्पेनियार्ड बोलते हैं, स्पेन के हैं राफेल नडाल। इन्होंने 14th सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन का। किसको हराया है? कैस्पर रूड नाम के हैं, नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के। नॉर्वे कहाँ पे, स्पेन कहाँ पे, ये आपको पता ही होगा। ये है नॉर्वे, आपने देखा होगा, ये नॉर्वे, और ये फ्रांस के पास ये है स्पेन। स्पेन के हैं राफेल नडाल और ये हैं नॉर्वे के कैस्पर रूड। इनको हराया है फाइनल में 6-0, 6-3, 6-3। 3 राउंड होते हैं भाई साहब टेनिस में, 3 राउंड, लगभग आधे आधे घंटे के होते हैं 3 राउंड, और इसमें 6-3, 6-3, 6-0 से हराया। लगभग तीनों राउंड जीत लिए राफेल नडाल ने, फिर हराया है। ये 36 ईयर ओल्ड के हैं नडाल और लगभग ओल्डेस्ट चैंपियन बन चुके हैं। ये ओल्डेस्ट चैंपियन, इन्होंने 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। ग्रैंड स्लैम टाइटल क्या होता है? ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं, ये याद रखना आपको। एक तो फ्रांस में होता है ये फ्रेंच टेनिस टूर्नामेंट, ये फ्रेंच ओपन बोलते हैं इसको जनरली, फ्रेंच ओपन। एक तो ये हो गया, फ्रांस में होता है। एक होता है विंबलडन कहाँ पे होता है? ये होता है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, विंबलडन ओपन। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। एक होता है यूएस ओपन होता है कहाँ पे? अमेरिका में। ये 4 होते हैं। अगर ये 4 एक साल में होते हैं, एक साल में 4, ये चारों होते हैं। अगर एक साल में किसी खिलाड़ी ने चारों के चारों टूर्नामेंट जीत लिए तो उसे या तो बोलेंगे कैलेंडर स्लैम, या बोलेंगे ग्रैंड स्लैम जीत लिया उसने, कैलेंडर स्लैम या फिर ग्रैंड स्लैम जीत लिया। 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये राफेल नडाल। और वुमेन सिंगल में किसने जीता है? वुमेन सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्वाटेक, इन्होंने जीत लिया है टाइटल। किसको हरा के? यूएस की एक खिलाड़ी हैं कोको गॉफ, इनको हरा के पेरिस में इन्होंने जीत लिया है। और ये 21 ईयर ओल्ड पोलिश प्लेयर हैं, पोलैंड की प्लेयर हैं ये ईगा स्वाटेक नाम है जो इनका, कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इनकी। इन्होंने हराया है, ये यूएस की जो खिलाड़ी हैं कोको गॉफ को हराया है पेरिस में, फ्रेंच ओपन में। नेक्स्ट टॉपिक है डार्क शिपिंग। डार्क शिपिंग क्या है, क्यों है न्यूज में, इसके बारे में 3-4 चीज़ें हमें पढ़नी है। डार्क शिपिंग के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है 2-3, उनके बारे में पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। अभी देखो क्वाड की मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ में, मई में मीटिंग हुई थी, आप सबको पता है टोक्यो में मीटिंग हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी गए थे वहाँ पे टोक्यो में अटेंड करने के लिए मीटिंग। क्वाड आपको पता है 4 कंट्री का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया और जापान, 4 कंट्री है क्वाड में। इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा हुआ अलग लेक्चर में। 4 कंट्री की मीटिंग हुई, इन्होंने यहाँ डिस्कस किया कि जो डार्क शिपिंग होती है उसको कैसे रोका जाए। और डार्क शिपिंग होती क्या है? डार्क शिपिंग होती है, जैसे मान लो ये समुद्र है भाई साहब, यहाँ इंडियन ओशन में कोई इलीगल फिशिंग करे, अवैध तरीके से मछली उत्पादन करे, मछली को पकड़ के ले जाए समुद्र से। मान लो चाइना की जहाज़ आती हैं, ऐसा होता है, इस पर चाइना पे बहुत बार देखे गए, चाइना के शिप आते हैं, पानी के जहाज़ आते हैं, छोटे छोटे 25 या 20 मीटर से भी कम के जहाज़ आते हैं, वो मछलियाँ पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये इलीगल फिशिंग होती है, अवैध तरीके से, तो इसको रोकना है, इसी को बोलते हैं डार्क शिपिंग, इलीगल फिशिंग को। यानी कि दूसरे की कंट्री के नज़रों से छुप के फिशिंग करके ले गए, यहाँ से उत्पादन करके ले गए, यानी कि यहाँ से फिशिंग मछली पकड़ के ले गए, इसी को बोलेंगे डार्क शिपिंग। इसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ नियम गाइडलाइंस वगैरह इन्होंने जारी की क्वाड ग्रुपिंग ने। इलीगल, अनरिपोर्टिंग और अनरेगुलेटेड, IUU जो फिशिंग होती है, अवैध तरीके से अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको रोका जाए कैसे। इसके लिए एक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉलमेंट किया जाएगा इस रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में एक व्हीकल होगा, एक मान लो शिप होगा, पानी का जहाज होगा, और उसमें सैटेलाइट के थ्रू, GPS वगैरह के थ्रू सारी मॉनिटरिंग होगी उसमें। जो भी स्मॉल फिशिंग वेसल हैं, जो 20 मीटर से कम के हैं, छोटे वेसल, जैसे छोटा पानी का जहाज है उसी को बोल देंगे वेसल, 20 मीटर से कम है,
तो ये जो वेसल हैं जो कोस्ट लाइन वगैरह में घूमते रहते हैं और फिशिंग करके ले जाते हैं, इनको ही पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट बेस्ड ये मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, ये लॉन्च किया। और देखो ये जो एफर्ट लगा रहा है इंडिया की इलीगल जो फिशिंग होती है, इलीगल अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये इंडिया ने स्टेप लेना शुरू कर दिया था जब 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था। देखो पाकिस्तान से कुछ आए थे आतंकवादी, उन्होंने मुंबई में ताज होटल में 2008 में 26/11 में 26 नवंबर को, 26/11 का मतलब है 26 नवंबर, नवंबर की डेट है 11वां महीना, 26 नवंबर को अटैक किया मुंबई के ताज होटल में, और वो समुद्र के रास्ते आए थे। तो उसके बाद से ही इंडिया ने स्टेप लेने शुरू कर दिए कि समुद्र में सुरक्षा कैसे की जाए और इलीगल फिशिंग होती है इसको भी कैसे रोका जाए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती हैं। जो फिशरमैन है ना, फिशरमैन यानी कि जो फिशिंग करते हैं, हमारे जो कोस्टल एरिया है, जैसे अपने इंडिया का कोस्टल एरिया है, जैसे तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये जो कोस्टल स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल स्टेट के जो फिशरमैन हैं ये नहीं चाहते कि इनको टैग किया जाए, इनकी इलीगल एक्टिविटी भी करते हैं कि इनको रिकॉर्ड किया जाए। ये क्यों नहीं चाहते? ये इसलिए नहीं चाहते कि बहुत सारे ऐसे प्लेस जानते हैं कि वहाँ पे फिश जो मछलियाँ बहुत अच्छी पाई जाती हैं, तो वहाँ से पकड़ के लेके आते हैं। ये अगर इनकी जो मूवमेंट है रिकॉर्ड कर ली गई तो इनकी जो अच्छी फिशिंग है उनको टारगेट किया जा सकता है, तो इनको ये डर रहता है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है इस जो इलीगल फिशिंग को रोकने का, कि जो स्टेट सब्जेक्ट है फिशिंग करना किस में आता है? स्टेट सब्जेक्ट में। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उनमें जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, एक सेंट्रल लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। एक स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी लगी हुई है कहीं पे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, वरना नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। एक है कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। तो ये फिशिंग आती है स्टेट सब्जेक्ट में। अब हर एक जो कोस्टल एरिया में स्टेट है उनका हर स्टेट का अलग अलग कानून है, तो इसकी वजह से भी इसमें लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए इलीगल फिशिंग को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2 बड़े कारण हैं ये। और एक सेंट्रल लेवल पे कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है, कानून नहीं है कि फिशरमैन को फोर्स करे कि वो ट्रांसपोंडर इंस्टॉल करे, अपने जो वेसल हैं, बोट वगैरह लेके जाते हैं, ट्रांसपोंडर यहाँ पे लगाएं अपनी बोट वगैरह में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि ये रिपोर्टिंग करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए, ट्रांसपोंडर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, उसने 2021 में एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, इंडियन मैरीन फिशरीज बिल 2021। ये जो इलीगल फिशिंग वगैरह होती है इसी को रोकने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोविज़न है इसमें, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है क्योंकि अपोजिशन स्टेट से, अपोजिशन जो मेंबर है अपोजिशन पार्टी के, वो इसका विरोध करते हैं, फिशरमैन विरोध करते हैं, इस वजह से ये पास हो नहीं पाया है अभी तक। जो क्वाड ग्रुपिंग है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है, उसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। इसने टोक्यो समिट में एक इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव ये डार्क फिशिंग के लिए लॉन्च किया है, ताकि फास्टर और वाइडर तरीके से मैरीटाइम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके और इलीगल जो डार्क शिपिंग होती है, फिशिंग होती है, इसको रोका जा सके। और इसमें देखो 2 मेन रेगुलेशन है इंटरनेशनली, जो इलीगल फिशिंग होती है ना, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकने के लिए 2 इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, आपको याद होने चाहिए। एक है केप टाउन एग्रीमेंट, एक है द एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट्स मेजर। ये 2 एग्रीमेंट है इंटरनेशनली, लेकिन इंडिया इन दोनों का सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने इन दोनों पे साइन नहीं किए हैं दोनों एग्रीमेंट में। लेकिन इंडिया ने एक अपना इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो भी बिगर शिप होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, उनको ये इस सिस्टम के जरिए ट्रैक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 26/11 के बाद, जब 2008 में 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद 20 मीटर से अबव के जो वेसल हैं उनको कंपलसरी है, उनको ट्रैक करेगी कौन? नेशनल कमेटी ऑन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोस्टल सिक्योरिटी। ये कमेटी उनको कंपलसरी, ये जितने भी वेसल हैं इनको ये मॉनिटर करती है,
इस 2008 के अटैक के बाद तो ये इंडिया ने एक सिस्टम बना रखा है इलीगल शिपिंग वगैरह, इलीगल एक्टिविटी जो होती है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसको मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल आप जानते हो कि ईंधन ही होता है भाई साहब, फ्यूल होता है, फ्यूल। जैसे आप पेट्रोल डीजल डालते हो अपने कार या बाइक वगैरह में चलाते हो, इसी तरह से पेट्रोल में और डीजल में इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। और इथेनॉल वगैरह किससे बनता है? ये बनता है मेजरली वर्ड याद रखना, मुख्यतः रूप से किससे बनता है? कॉर्न से। कॉर्न क्या है? मक्का। मक्का तो खाया होगा आपने, भुट्टा जिसे पॉपकॉर्न भी खाए होंगे, पॉपकॉर्न बनते हैं जिससे, तो ये तो आपने खाया ही होगा। तो ये जो कॉर्न है उससे बनता है ये इथेनॉल मेजरली। लेकिन और भी बहुत सारी क्रॉप हैं, जैसे क्रॉप रेजिड्यू है, जो क्रॉप हैं, फसल है, उसका अवशेष बच जाता है रेजिड्यू, उससे भी बना सकते हैं, या लकड़ी से, वुड से बना सकते हैं इथेनॉल को। तो इससे बनता है ये। और ये जब इससे बनता है तो ये हो गया मतलब बायोफ्यूल। क्योंकि ये बायोफ्यूल कैसे हो गया? क्योंकि बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, जिसमें जीवन है उससे बन रहा है, यानी कि कॉर्न से बन रहा है, क्रॉप से बन रहा है ये, तो बायोफ्यूल हो गया। इसकी वजह से जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन कम हो जाएगा अगर इसकी ब्लेंडिंग करें। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स करना। 10% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया था 2022 तक, लेकिन हमने 5 महीने पहले ही 10% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया। पेट्रोल में जितना भी पेट्रोल हमारे इंडिया में अब बिक रहा है और जो आप अपनी गाड़ी में, कार गाड़ियों में डलवाते हो, उसमें 10% इथेनॉल मिक्स आता है। इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा 27 लाख टन कार्बन इमिशन जो होता था पेट्रोल की वजह से, वो डिक्रीज हो गया। और हमने फॉरेन एक्सचेंज 41,000 करोड़ रुपए बचा लिए। कैसे? अगर हम 10% और ज़्यादा पेट्रोलियम मंगाते और पेट्रोल बनाते उससे रिफाइन करके, तो हमारा 41,000 करोड़ रुपया हमें और खर्च करना पड़ता और हमें बाहरी देशों से खरीदना पड़ता। क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में तो पेट्रोलियम होता नहीं है, क्रूड ऑयल होता नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको। और फ़ायदा क्या हुआ? और फ़ायदा ये हुआ, फार्मर को 40,600 करोड़ रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। सारे जितने भी किसान हैं उनको इतना फ़ायदा हुआ, इतनी इनकम हुई उनकी पिछले 8 साल में। क्यों हुई इतनी इनकम? क्योंकि भाई साहब इथेनॉल किससे बनता है? कॉर्न से, कॉर्न मक्का से। और किससे बनता है? वुड से, या फिर जो क्रॉप की रेजिड्यू बच जाता है, फसल का जो अवशेष बच जाता है उससे। और जब किसानों का ये चीज़ें खरीदेंगे इथेनॉल बनाने के लिए, तो किसानों को तो पैसा मिलेगा ही, तो इससे किसानों को फ़ायदा हुआ, किसानों की इनकम बढ़ी है पिछले 8 सालों में। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने स्पीच में। तो वो मान लेना, आपको जो भी कागजों में है वही आपको यूपीएससी के लिए याद रखना है। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल सिर्फ मतलब होगा आपको कहाँ पे? इंटरव्यू में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन उसमें भी जो थ्योरेटिकल है, जो कागजों में चल रहा है चीज़ें, वही आपको याद रखनी है। और क्या कहा? और कहा ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि 2020 से 2025 तक का जो टारगेट है हमारा, लगभग 2025-26 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक अचीव करनी है। 2022 तक का टारगेट था हमारा 10% अचीव करना, नवंबर 2022 तक, लेकिन हमने ये 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया है। और 2025-26 तक हमें 20% तक ब्लेंडिंग करनी है। तो इसकी वजह से हमारा और जो खर्चा होता है बाहर से क्रूड ऑयल मंगाने का, वो कम हो जाएगा, किसानों की इनकम और इंक्रीज हो जाएगी, जो पॉल्यूशन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्बन इमिशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज संप्रीति एक्स। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में होती है, फ़ायदा क्या है? 2 चीज़ें याद रखनी है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, बायलैटरल 2 कंट्री के बीच में होती है। डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाते हैं इसमें। ये 5 जून से 16 जून 2022 के बीच में चलेगी। अभी बांग्लादेश में हो रही है, अल्टरनेटिवली होती है, एक बार बांग्लादेश में, एक बार इंडिया में। इंडिया और बांग्लादेश से हमारे जो मिलिट्री है वो पार्टिसिपेट करती है और इसमें हिस्सा लेते हैं। दोनों कंट्री का टारगेट ये होता है कि दोनों कंट्री के बीच में कोऑपरेशन कैसे इंक्रीज की जाए आर्म फोर्सेस में। और दोनों इसमें ये भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जो टेररिज्म है उससे कैसे निपटा जाए, आतंकवाद से। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी इसमें काम करते हैं, जैसे कहीं पे आपदा संकट आ जाए, डिजास्टर आ जाए, तो एक दूसरी कंट्री कैसे सहायता करेंगी, फोर्स क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, एक दूसरी फोर्स के साथ ये शेयर करते हैं अपनी स्ट्रेटजी वगैरह। डिजास्टर रिलीफ के लिए, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, ये इसके लिए पार्टिसिपेट करती हैं दोनों कंट्री इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए।
ये पहली वर्ल्ड फिशिंग कैट की पहली पूरे वर्ल्ड में सेंसस हुई है, यानी कि गणना हुई है, इनकी काउंटिंग हुई है कितनी फिशिंग कैट हैं। फिशिंग कैट आप जानते हो क्या है? ये बिल्ली होती है, लगभग ये जो वेटलैंड होते हैं ना, वेटलैंड आर्द्र भूमि जहाँ पे पानी भरा होता है वहाँ पे रहती है ये, लगभग ये कैट बिल्ली की प्रजाति है। जो घरों में बिल्ली होती है ना, आपने देखा होगा गांव शहर में रहते हो कहीं पे छोटी सी बिल्ली देखी होगी घरों में आती है जो, उससे इसका साइज थोड़ा डबल है। ये जो चिल्का लेक है हमारी उड़ीसा में, चिल्का झील हमारे इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेगुन झील भी बोलते हैं इसको, लेगुन उसको बोलते हैं जब कोई झील समुद्र से कनेक्ट होती है। और उड़ीसा में देखो ये जो एरिया है यहाँ पे झील है, ये समुद्र से कनेक्ट है, इसलिए इसको लेगुन भी बोलते हैं। यहाँ पे 176 फिशिंग कैट पाई गई। और एशिया की लार्जेस्ट, हमारे इंडिया की तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ही, और एशिया की भी सबसे बड़ी झील है ये, एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है, झील है। यहाँ पे जो फिशिंग की जो जनगणना कराई, मतलब गणना कराई, काउंटिंग किसने कराई? चिल्का का डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने, किसके साथ मिलके? द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ मिलके कराई है। और वर्ल्ड की फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन है फिशिंग कैट के लिए, जो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर कराई गई है। देखो जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट में वेटलैंड होते हैं आर्द्रभूमि, उनमें भी ये फिशिंग कैट पाई जाती है, लेकिन उससे बाहर पहली बार ये काउंटिंग कराई है, गणना कराई है फिशिंग कैट की प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर। ये है फिशिंग कैट, देख सकते हो आप। ये जो घरों में पाई जाती है फिश, उससे डबल साइज है इसका, और साइंटिफिक नेम है प्रायोनेल्यूरस विवेरिनस। इसका साइंटिफिक नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता। और ये क्या करती है? जो पानी होता है ना वेटलैंड, वहाँ रहती है, और उसमें जो फिश रहती हैं, फिश मछली, उनको ये पकड़ लेती है पानी से, उनको खा जाती है, इसलिए इसका नाम फिशिंग कैट भी है। ये जो 10 एशियन कंट्रीज हैं उनमें पाई जाती है, यानी कि एशिया में 10 कंट्री में पाई जाती है, लेकिन पिछले 10 सालों में वियतनाम और जावा में इसकी जो पॉपुलेशन है वो नहीं देखी गई है। लेकिन इसका जो एरिया है इंडिया में मेनली ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाती है, जो सुंदरवन का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में, और हिमालय के फुटहिल में भी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा की जो रिवर वैली है या वेस्टर्न घाट, यहाँ पे भी पाई जाती है। यानी कि जो हमारा एरिया है ये वेस्टर्न घाट का, ये वाला एरिया यहाँ पे पाई जाती है। ये ग्लोबली जो ये कैट है मेजरली साउथ और साउथ ईस्ट एशियन के जो वेटलैंड है वहाँ पे पाई जाती है। इंडस जो रिवर है पाकिस्तान में, वहाँ से लेके जो वियतनाम में मैकोंग रिवर है वहाँ तक, श्रीलंका जावा तक ये पाई जाती है। फिशिंग कैट है जो IUCN की रेड लिस्ट में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 9 लिस्ट है। 9 लिस्ट में ये जंगली जानवरों पेड़ पौधों को ये उसके पॉपुलेशन के हिसाब से डालती है, उसको कितना खतरा है, कितनी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कितनी बची हुई है, उसके हिसाब से 9 लिस्ट में डालती है। तो ये फिशिंग कैट को डाला हुआ है इसने एंडेंजर्ड लिस्ट में, ये याद रखना आपको, ऐसे पूछ लेता है UPSC IUCN की कौन सी लिस्ट में है ये। और जो साइट्स है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन IUCN साइट्स और CMS के लिए इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेशल लेक्चर बना हुआ है देख सकते हो, क्योंकि UPSC ने कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे देख लेना, 8-10 मिनट का लेक्चर होगा, तो वहाँ पे स्पेशली देख लेना अगर आपको डिटेल में जानना है तो, वरना गूगल पे भी पढ़ सकते हो आप। साइट्स है जो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 3 लिस्ट है, अपेंडिक्स 1, 2, 3। फिशिंग कैट को अपेंडिक्स 2 में डाला हुआ है इसने, आर्टिकल 4 के पार्ट है अपेंडिक्स 2, उसमें डाला हुआ है। और इंडिया में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हर साल UPSC क्वेश्चन पूछता है इससे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का, इस साल भी पूछा 2022 के पेपर में भी। इसके 6 शेड्यूल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। शेड्यूल 1 में इसको डाला हुआ है फिशिंग कैट को, जो भी प्राणी जीव जंतु एनिमल प्लांट ट्री शेड्यूल 1 में डाला जाता है इस एक्ट के में, उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे इंडिया में, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI, ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। FPI अभी न्यूज में है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्योंकि इन्होंने इंडिया से लगभग 40,000 करोड़ रुपए वापस ले लिए हैं, सेल ऑफ कर दिए हैं, यानी कि जितने शेयर वगैरह बॉन्ड वगैरह इन्होंने खरीद रखे थे इंडिया से, वो बेच के वापस जा रहे हैं इंडिया से बाहर। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं ये इन्वेस्ट करते हैं कौन? जैसे मान लो अपने इंडिया में कोई कंपनी है, अपने इंडिया से कंपनी बाहर की कंपनी के शेयर खरीदेगी, तो उसके लिए वो FPI हो जाएगी। हमारे इंडिया में बाहर की कंपनी आके खरीदेगी, वो हो जाएगी। क्या सारी कंपनी FPI होती है? नहीं। अगर ये किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर खरीदेगी तो इसको FDI में काउंट करते हैं।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर 10% या उससे नीचे करता है, 10% से नीचे खरीदता है कोई शेयर कंपनी आके हमारी कंपनी की, तो फिर हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI। ये याद रखना आपको, 10% का क्राइटेरिया है हमारे इंडिया में। जो ये इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में करते हैं, यानी कि शेयर खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये FPI। ये जनरली ये शेयर होल्डर है ना, और ये एक्टिव नहीं रहते क्योंकि इनका कोई कंपनी के जो ऑनरशिप है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे FDI का होता है, ऐसे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। इनका पैसिव नेचर होता है। पैसिव नेचर का मतलब ये है, ये जब मर्जी चाहे अपना शेयर बॉन्ड बेच के जा सकते हैं मार्केट से, क्योंकि इनके लिए थोड़ी कम रेस्ट्रिक्शन, थोड़ी स्ट्रिक्ट नहीं होती जैसे FDI के लिए होती हैं, ऐसे इनके लिए थोड़ा इजी रेस्ट्रिक्शन होती हैं, थोड़ी इजी गाइडलाइंस होती हैं। इसकी वजह से ये जब चाहे चली जाते हैं बेच के अपना शेयर वगैरह। ये आते क्यों फिर? आते इसलिए क्योंकि इन्हें अट्रैक्टिव मार्केटिंग लगती है। इन्हें लगता है अगर हम इंडिया में खरीदेंगे या किसी और कंट्री में खरीदेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्टिव रिटर्न है, यानी कि अगर ज़्यादा खरीदेंगे शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदेंगे तो ज़्यादा इन्हें रिटर्न मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस वजह से ये आ जाते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अगर मान लो FPI सेल ऑफ कर दें अपना जो शेयर बॉन्ड इक्विटी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा था इंडिया में, उसे बेच के चली जाएंगे वापस, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा, ये जो हमारी लोकल करेंसी है रुपया, उसको इम्पैक्ट करेंगी। मार्केट में क्या होगा? रुपया ज़्यादा हो जाएगा जब ये बेच के जाएंगी अपनी सिक्योरिटी। मान लो ये सिक्योरिटी थी, कागज़ है, कागज़ पे लिखा हो सिक्योरिटी बॉन्ड शेयर, ये बेच के जाएंगी, अपना पैसा वापस ले लेंगी, मतलब पैसा वापस ले लेंगी, सिक्योरिटी बेच देंगी। ये सिक्योरिटी बेचने के बाद जब पैसा वापस लेंगी, बॉन्ड में कन्वर्ट कराएंगी, बॉन्ड लेकर चली जाएंगी, पैसा मार्केट में रह जाएगा, यानी कि जो मनी है हमारा रुपया है वो मार्केट में रह जाएगा। रुपये की जो सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, राइज हो जाएगी, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू है जो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी डॉलर के मुकाबले। तो ये इससे नुकसान होता है। जो सेलिंग एक्शन है इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी डिक्रीज हो जाती है, उसमें भी ड्रॉप हो जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी के शेयर वगैरह बॉन्ड वगैरह मार्केट में लोगों ने खरीद रखे होंगे, लेकिन जब ये मार्केट में ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की ज़्यादा होगी। लेकिन जब FPI शेयर बॉन्ड वगैरह बेच देंगे इस कंपनी को वापस कर देंगे, तो मार्केट में तो कैपिटलाइजेशन इसकी घट जाएगी ना। तो बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैगफ्लेशन। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैगफ्लेशन होता क्या है, बस ये कंडीशन जाननी है। अभी ऐसा कुछ अथॉरिटी हैं, उन्होंने वर्ल्ड वाइड ऐसा बताया कि स्टैगफ्लेशन की कंडीशन अभी दिखाई दे रही है। इसमें होता क्या है, ये डायग्राम याद रखो। स्टैगफ्लेशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब GDP तो डिक्रीज होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ने लगे, डिमांड है वो घटने लगे, और इन्फ्लेशन बढ़ने लगे। मेजरली दो ही चीज़ काउंट करते हैं हम इसमें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, महंगाई दर बढ़ेगी, और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, यानी कि लोगों के पास जॉब नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी। जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, नौकरी नहीं है तो डिमांड नहीं है मार्केट में, यानी कि डिमांड घट गई है, और जब डिमांड घट गई है तो GDP भी घटेगी। तो ये कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बस इतना ही लिखा है इसमें, ये याद रखना आपको। जॉब नहीं होंगी, बिजनेस एक्टिविटी रुक जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन आ जाएगा, GDP घट जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और जॉब नहीं रहेगी, बेरोजगारी रहेगी। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। कॉर्बेवैक्स क्या है, इस साल भी देखो कई 2 साल से चल रहा है, लगभग 3 साल से, 2019 से चल रहा है कोविड-19, और इस साल कोविड-19 से पिछली बार भी पूछा था, एक ACE2 नाम का जीन पूछा था, ACE2 नाम, ACE2। ये कोविड-19 की जो डिसीज़ है उसको स्प्रेड करने में ये बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाता था। ACE2 नाम का जीन सबकी बॉडी में होता है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा UPSC ने। इस साल वैक्सीन से पूछ लिया, वैक्सीन के बारे में, जो हमारी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक 5 है रसिया की, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया था UPSC ने। तो ये कॉर्बेवैक्स भी एक कोविड-19 की वैक्सीन है। हैदराबाद में एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी, इसकी जो वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स नाम की, इसको अप्रूवल दे दिया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एमरजेंसी यूज के लिए, बूस्टर डोज के लिए। जिसको देखो 2 डोज लग चुकी है ना, कोरोना की 2 डोज लग चुकी हैं, पहली और दूसरी, उसके बाद जो बूस्टर डोज है उसके लिए ये लगाई जा सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्लियर वैक्सीन। यानी कि अगर उसे कोई सी भी वैक्सीन लगी है पहले, चाहे स्पुतनिक 5 लगी हो, चाहे लगी हो उसे
ये कोवैक्सीन चाहे लगी हो उसे, कोविशील्ड, कोई सी भी वैक्सीन, उसे बूस्टर डोज यानी कि थर्ड डोज ये दी जा सकती है कोर्बेवैक्स, ये आपको याद रखना है इसमें। तो कोई सी भी भले उसे वैक्सीन ली हो और वो दी जा सकती है। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि हमारे इंडिया में अगर कोई दवाई है या कोई इक्विपमेंट है या कोई वैक्सीन है, उसकी अनुमति अप्रूवल कौन देता है? ये ऑफिसर है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। बस इतना याद रखना है इसमें। और ये वैक्सीन लगाई जाएगी सेकेंड डोज के बाद, इतना याद रखना है, यही लिखा है इसमें और कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। ये लगने के बाद हमारी बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनहेंसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सिरेमिक इम्प्लांट। सिरेमिक इम्प्लांट क्या है और इसके यूज क्या है? बस दो चीज़ जाननी है इसमें। ये प्रीलिम्स के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले बार 2021 में पूछ लिया था कार्बन नैनो ट्यूब, अगर आपको याद होगा कार्बन नैनो ट्यूब एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये सिरेमिक भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके बारे में पूछ लिया था कि इसके यूज क्या है कार्बन नैनो ट्यूब के। तो हो सकता है यूपीएससी अगली बार पूछ ले सिरेमिक के यूज क्या है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मान लो टांग टूट गई बेचारे की, दुर्भाग्यवश टांग टूट गई, अब उसकी टांग की हड्डी टूट गई। अब उस टांग की हड्डी को जोड़ने के लिए क्या करता है डॉक्टर रॉड लगाते हैं, आयरन की रॉड, लोहे की रॉड फिट कर देते हैं। अब वो धीरे धीरे हड्डी बढ़ जाती है और उस रॉड को फिर बाद में ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी टॉक्सिन हो जाता है, उसकी वजह से कुछ जहरीले पदार्थ हो जाते हैं और वो पाम भी सड़ जाता है, रिएक्शन कर जाता है कभी कभी। तो ये परेशानी है, उसी के लिए नया ऑप्शन ढूंढा है सिरेमिक। सिरेमिक एक मटेरियल है, ये समझ लो एक मिट्टी का ही टाइप है, मिट्टी सॉइल का टाइप। जैसे आपने देखा होगा इससे बहुत सारे बर्तन भी बनते हैं, बर्तन जैसे मटके बनते हैं, मटके जिनमें पानी भरते हो आप, या फिर मूर्ति बनती हैं, स्टैचू वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सिरेमिक से। तो ये ब्रोकन बोन्स को, जो टूटी हुई है हड्डी हैं, उनको रीजनरेट करने के लिए इम्प्लांट किया जा सकता है। बोन को रिप्लेसमेंट करने के लिए जो अभी मेटल यूज होती है, धातु रॉड वगैरह आयरन की, उसके जगह पे यूज किया जा सकता है। क्योंकि धातु जो मेटल है, ये देखा गया कि ओरिजिनल बोन बहुत कम ग्रो करती है, दोबारा से रीग्रो करती है और टॉक्सिक कवर टाइम होता है इसका। इसकी वजह से जहरीले पदार्थ भी हड्डी में और या बॉडी में उत्पन्न हो सकते हैं। ये रिसर्च किसने की है? टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी है, उसने रिसर्च की है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक को जब हड्डी टूटे तो उसके जगह, मेटल की जगह कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक को इंसर्ट किया जा सकता है पाँव में या कहीं पे भी हड्डी टूटी है, और ये सिरेमिक बाद में सिरेमिक यहाँ से हट जाएगा ऑटोमेटिक और रीग्रो हो जाएगी हड्डी, जो बोन है वो दोबारा से ग्रो हो जाएगी और हड्डी जुड़ जाएगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी भाई साहब एक रिसर्च है। जिनकी एक्सीडेंट होते हैं बेचारों की हड्डी वगैरह टूट जाते हैं, जुड़ नहीं पाती हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है ये। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, पहले भी पूछे हैं बहुत बार, आपने देखा होगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता ही होगा। ये कैल्शियम फॉस्फेट आपको याद रखना है। एक तो ये सिरेमिक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और आपको पता है हड्डी में कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं, मेनली ये कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, हड्डी कैल्शियम से बनी होती है। तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक एक सब्सटीट्यूट होगा बोन मिनरल हाइड्रोक्सीपेटाइट का, जिसकी वजह से हड्डी को दोबारा से रीग्रो किया जा सकता है कैल्शियम फॉस्फेट सिरेमिक की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है, यही टॉपिक थे आज के। और देखो अभी 2-3 टॉपिक पिछले ही, कम से कम 2-3 या 3-4 टॉपिक हैं, वो पिछले 2-3 दिन पहले के पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही टाइम मिलेगा 2 या 3 दिन के बाद, मतलब इस हफ्ते के अंदर अंदर हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। वो मेजरली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और 1-2 प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आने वाले समय में कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली। तो यही थे आज के टॉपिक। और देखो एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका लेक्चर भी आज आ जाएगा, क्योंकि सर्वे कराई है हमने, एक सर्वे इस चैनल पे भी कराई थी, बहुत सारे लोगों ने वोटिंग की है उसके आधार पे, और बहुत सारी और सर्वे उसके आधार पे एनालिसिस करके जो कट ऑफ का लेक्चर है वो आज ही अपलोड हो जाएगा।